मेरा पहला सवाल नंदिता आपसे है, आप एक टर्म अक्सर इस्तेमाल करती हैं मंटोइयत, तो वो मतलब क्या है? आपकी अपनी इजाद है या कैसे डिफ़ाइन करेंगी आप उसको? हाँ, यही समझ लीजिए कि उर्दू में मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है इस लफ्ज़ का, और इंशाल्लाह ये लफ्ज़ उर्दू में किसी दिन आ जाए। पर ये कैफियत की बात है। मंटोइयत अपने आप में यही है जो मंटो क्या थे, सिर्फ मंटो को लोगों तक पहुंचाने का तो खैर एक इंटेंशन था ही, उसके साथ साथ हम सब में जो मंटोइयत है उसे भी उजागर करने का, यानी हम सब में जो अगर सच में यकीन होना, वो हिम्मत रखना सच के लिए कि हाँ एक कन्विक्शन हो और उसके साथ वो करे जाए। और हम सब चाहते हैं ज़्यादा ऑनेस्ट होना, हम सब चाहते हैं कि हम सही चीज़ के लिए हम खड़े रह सकें, हमारे में वो ताकत आए। तो उस चीज़ को मैंने कुछ ऐसा मंटोइयत, मैं कोशिश करती हूँ उसको ऐसे आम ज़बान में उसको मतलब बोलचाल की भाषा हमारी बन जाए कि भाई आप में अगर मंटोइयत है तो आप ज़रूर ये काम करेंगे, तो उस तरह से। तो आपके अंदर ये मंटोइयत जो आप कह रही हैं शुरू से थी, या जब से आपकी मुलाकात मंटो से हुई तब से आनी शुरू हुई, या आपने ये रियलाइज़ तब किया जब आपने मंटो को पढ़ा कि ये तो आपके अंदर भी थी? शायद मैं उसका नाम मंटोइयत नहीं देती थी पहले, वो लफ्ज़ नहीं था, लेकिन अपने काम के ज़रिए कोशिश तो यही रहती है। हम लोग सब समुंदर में एक छोटा सा मतलब एक बहुत ही छोटी सी हम लोग बूंद हैं, लेकिन उस बूंद को तो कम से कम पूरी तरह से निभाएं। ये हमेशा एक इंटेंशन रहता था कि अपने काम के ज़रिए, चाहे फ़िल्म हो, चाहे मैं कोई कॉलम लिखूं या कहीं जाके बोलूं, कि कोशिश यही रहती है कि जो चीज़ें मुझे डिस्टर्ब करती हैं या जो चीज़ें मेरे कंसर्न की हैं, मैं इतनी तो कोई यूनिक नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वही कंसर्न्स हैं, उनसे जुड़ूं, कुछ शेयर करूं, कुछ उनकी सुनूं। इसी से मेरे ख्याल से हम लोग सब ग्रो करते हैं। बिल्कुल, सब में कहीं ना कहीं मंटोइयत है, सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि उसको कुरेद के बाहर निकाला जाए। और मंटो को कुरेदते हैं, मंटो की वजह से मुझे लगता है मेरी भी मंटोइयत जो है वो ज़्यादा जागी है, और इसीलिए मुझे लगा कि इस फिल्म के ज़रिए अगर मैं सबकी मंटोइयत को थोड़ा सा भी अगर हिला दूँ तो मुझे लगेगा फिल्म कामयाब है। मंटोइयत बकौल आपके, इनके अंदर काफ़ी कूट कूट के भरी हुई है शुरू से, और यही एक वजह थी कि आपने इनको जहन में रख के जब मंटो लिखनी शुरू की तो नवाज़ का ही तस्वुर आपके जहन में था, क्योंकि आपके किरदार की बहुत शबाहत ख़ुद इनको नज़र आई जब ये मंटो पे काम कर रही थी। तो वो जज्बाती शिद्दत, वो हल्का सा जो एक खुद एतमादी वाला एरोगेंस, अगर आप इजाज़त दें मैं कह लूँ, और उसके अलावा एक गुस्सा, सेंस ऑफ ह्यूमर, एक सारी चीज़ें आपने अंदर वो देखी तो आपने मंटो इनको जहन में रख के बनाई। ये तो वो था जो जहनी तौर से इनको शबाहत आपके अंदर दिखी मंटो की। आप मंटो की जहनीत में मज़ीद गहराई में किस तरह उतरे, मतलब आपने अपने तौर पे उस गहराई में उतरने के लिए क्या काम किया? सबसे पहले तो शर्त ये थी कि मंटो को करने के लिए कोई मेथड, सब फेल हो जाएंगे अगर आप ख़ुद से ऑनेस्ट नहीं होंगे तो ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है पहले उसके लिए। और उस दौरान मैंने काफ़ी कोशिश की, हालांकि मैं पहले काफ़ी झूठ बोलता था बहुत, और लेकिन जैसे मंटो का किरदार निभाने के लिए शुरुआत की, तब मुझे रियलाइज़ करवाया कि ये तभी जस्टिस कर सकते हैं इस रोल के साथ जब आप पूरी तरीके से सच्चाई के साथ रहें। तो वो बहुत मुश्किल था, और सबसे मुश्किल वही था एक्चुअली, उतर जाना। हाँ, मतलब उस सच्चाई के साथ उतर जाना। तो वो आप उस गहराई में जो उतरे मंटो के दौरान, तो उससे उबर पाए या उसमें ही डूबे हैं अभी तक? मैं तो चाह रहा था कि जैसे ही फिल्म ख़त्म हो एकदम उबर जाऊँ मैं उससे। नहीं हो पाया? नहीं, उबर गया मैं, उबर गया माशाल्लाह। अभी मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, झूठ नहीं, आप बिलाशुबा उबर। यही झूठ था मेरे ख्याल से। अच्छा। ये जो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल सकता हूँ, यही सबसे बड़ा झूठ था। एक अच्छे अदाकार की ये सिफत भी है कि पता ही नहीं चलता कब सच बोल रहे हैं कब झूठ बोल रहे हैं। तो बल्कि ये रोल जब ख़त्म, हमारी शूटिंग ख़त्म हो गई थी, उसके बाद कुछ दिनों बाद बल्कि नवाज़ का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ये क्या आपने मुझसे करवा दिया है। पहले मुझे मैसेज भेजा कि मैं बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या कहा था, मैं क्या कर दिया है ऐसे कुछ। तो मैंने एकदम से फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हुआ नवाज़, क्यों मुझसे ये रोल करवाया, मैं मंटो से निकल नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती, मतलब लेकिन मैं तो मुझे और भी रोल करने थे। नहीं, वो आप मुझे और भी फिल्में करनी थे, नाम नहीं लूंगी। आप कर रहे हैं मेरे ख्याल से, गालिबन मंटो आप रैप अप कर रही थी जब मुन्ना माइकल पे काम चल रहा था। आप
आप पानी की सिफत हैं, जैसे पानी जिस भी रंग में ढल जाए मतलब उस रंग का हो जाता है, तो आप जो किरदार निभाते हैं आप वो किरदार आप बजाते खुद हो जाते हैं। तो आपने मंटो किया, वो तो जाहिर सी बात है रिसर्च थी, बहुत इंटेंस स्टडीज़ थी, लेकिन आपने उसके तकरीबन उसी वक्फे में मुन्ना माइकल थी आसपास, और उसके बहुत जल्दी सेक्रेड गेम्स, फिर और मज़ीद आपकी कई मूवीज़। तो आप मेथड एक्टर हैं, वो स्विच ऑफ एंड ऑन कितना आसान है आपके लिए जहनी तौर से? फिजिकलिटी की बात नहीं, वो आसान होती कुछ है। कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे वाकई मंटो था, जो मैंने इसीलिए फ़ोन किया था उनको कि मैं इससे बहुत जल्दी निकलना चाहता हूँ, क्योंकि और मैं नफ़रत करना चाहता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं मंटो में इतना ज़्यादा वो हो गया था, मुझे लगा कि मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई भी थी उस वक्त पे, बहुत सारे लोगों को मालूम भी है इस चीज़ का, और मैं उससे निकलना चाहता था, और इसलिए मैंने फ़ोन किया कि मैं जितनी जल्दी इससे नफ़रत कर सकूँ मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है वो। ये मंटो की तरह प्रोवोक करना इनको पसंद है, तो आप सारी चीज़ें मत मान लीजिएगा। आपने इस्तेमाल किया है ये एक पीस मंटो का, वो एग्जैक्टली तो मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कम से कम मैं इस्तेमाल करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनसे इस्तेमाल करवाऊँ। बुलवाइए। तो एक जगह आपने कहा है कि अगर आप इस ज़माने से वाकिफ़ नहीं हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए, और अगर आप मेरे अफसाने बर्दाश्त नहीं कर सकते इसका मतलब कि ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त। तो जो मंटो का ज़माना था उससे मुझे ऐसा महसूस होता है, हो सकता है और अल्लाह करे मेरी सोच गलत हो, कि उससे कहीं ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त ज़माना आज का है। और हर दौर में लोगों को ऐसा लगता है। और आप आज के इस ज़माने को आईना दिखाने की जुर्रत कर रही हैं, पहले फ़िराक अब मंटो। तो आपको इंस्पायर क्या करता है, ये हिम्मत कहाँ से आती है आपके अंदर? देखिए, हिम्मत को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपके कन्विक्शन स्ट्रांग है तो हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। ये ज़रूरी है कि आपके पास अगर कुछ कहने की एक तड़प हो, एक आप चाहते हैं कि नहीं ये बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, जिस तरह से मुझे तकलीफ़ हो रही है औरों को भी तकलीफ़ हो रही होगी, हम उस तकलीफ़ में जुड़ जाएं, तो वो चीज़ आपको हिम्मत देती है। जब मैंने फ़िराक लिखी और फिर उसको बनाया, या मंटो, इन दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट्स प्लान नहीं थे, मैंने स्क्रिप्ट जाके ढूंढी नहीं, वो खुद ब खुद वो कहानियाँ मेरे सामने आई। मुझे लगा ये कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे वो कहानी भी नहीं लगी, मुझे लगा कि वो ज़िंदगी का एक तरह से आईना है। मतलब मंटो के ज़रिए मैं अपने चारों तरफ के जो माहौल है उसमें जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे आजकल आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में खेली जा रही है, हमें बांटा जा रहा है मज़हब के नाम पे, नेशनैलिटी के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, अलग अलग चीज़ों के नाम पे, तो मंटो उस सब से ऊपर उठ गए थे। वो एक इंसानियत जो एक आइडेंटिटी है उसके बारे में वो लिखना चाह रहे थे अपनी कहानियों के ज़रिए। तो उन चीज़ों की वजह से मुझे लगा कि हाँ, मंटो की आड़ में शायद मैं कुछ अपनी बात कह सकती हूँ। तो आपने अपनी बात कही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग वो बात ज़रूर सुनेंगे जो इन्होंने मंटो के ज़रिए हम सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपने भी जिक्र किया ज़बानों के हवाले से आइडेंटिफिकेशन का जो इशू है, और सभी जगह, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, या मज़हब के हवाले से। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हो रहा था कि हिंदुस्तानी या हिंदवी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई भी मूवी खालिस हिंदी नहीं होती। तो क्या ऐसी कोई एसोसिएशन बन रही है, या आपको लगता है कि बनानी चाहिए, जो इस चीज़ को आगे बढ़ा पाए, इस कोशिश को? पता नहीं, एसोसिएशन से चीज़ें बदलती हैं, मतलब वो भी एक ज़रिया है, पर ये धीरे धीरे हम इसके बारे में ज़रूर बात करें, सोचें। ये तो बहुत, मंटो का ख़ुद का एक उनका ऐसे है जिसका नाम है हिंदी और उर्दू, और उसमें बड़ी मज़ेदार तरीके से उन्होंने बताया है कि एक मुंशी हैं और एक इकबाल, इस तरह से मैं काफ़ी दिन पहले पढ़ा था मैंने, काफ़ी साल हो गए। तो और उसमें एक जन जो हैं वो सोडा लेमन वाटर के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरे जो हैं वो लेमन सोडा वाटर के लिए कह रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि हिंदी और उर्दू तो एक ही वो धागे के दो सिरे हैं, धीरे धीरे आप उनको पास भी, कुछ लफ्ज़ों में पास आ जाते हैं, कुछ लफ्ज़ों में थोड़ा दूर हो जाते हैं, पर वो धागा एक ही है। और मैं कई बार अपने जो टॉक्स भी होती हैं जो हिंदी उर्दू के बारे में, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम जब कहते हैं कि मेरा खून लाल है तो मेरा रक्त लाल तो नहीं कहते हम। और कई बार लोगों को पता ही नहीं है कि खून तो उर्दू का लफ्ज़ है। तो मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, तो हम लोग सारे जो ज़बान बोलते थे वो हिंदुस्तानी बोलते थे, लेकिन हमारी लैंग्वेजेस में हिंदुस्तानी लफ्ज़ को ही हमने पॉपुलराइज़ नहीं किया। इसमें हमारी सबकी गलती है, हमने उसको हिंदी बना दिया, उर्दू बना दिया। पर जो नॉर्थ इंडिया की जो ज़बान है
वो एक मिली जुली ज़बान है। वही हुआ अफसोस, जिस तरह मुल्क हिंदुस्तान से दो हो गया, उसी तरह ज़बानें भी हिंदुस्तान से हिंदी और उर्दू में बढ़ गई। तो आप जैसे लोगों की कोशिश है कि जितनी भी आप इनकी दूरियां मिटा पाएँ और क़ुर्बत बढ़ा पाएँ। मेरे ख्याल से हर ज़बान रह सकती है। जैसे अभी पार्टीशन हुआ और बहुत मतलब बहुत अफसोस कई लोगों को हुआ, मंटो को भी हुआ, गांधी को भी हुआ, दोनों ने उसे अलग अलग तरीके से उसको बताया। लेकिन अब चूँकि है, वो दोनों अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। एक तीसरी हिंदुस्तानी क्योंकि बहुत खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि वो दोनों को एक मिला देती है। तो आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा तो आप क्या कहते हैं इस लैंग्वेज, मतलब ये आपकी फ़िल्म किस ज़बान में है? तो मैंने कहा हम तो लिखते हैं कि उर्दू हिंदी, क्योंकि हिंदी बोलने वाले भी हैं इसमें किरदार। तो उन्होंने और कई बार लेकिन फॉर्म्स में एक ही लैंग्वेज मांगते हैं वो लोग, तो ये अच्छी ज़बरदस्ती है। तो हम वो कहते नहीं आप हिंदी लिखिए, मैंने कहा नहीं फिर मैं सिर्फ उर्दू लिखूंगी। तो पर उसकी भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप हिंदी लिखेंगे तो आपकी मार्केटिंग, आपका रीजन, पता नहीं क्या सब टेक्निकलिटीज़ हैं वो ज़्यादा ये होंगी। तो ये अफसोस की बात है कि उर्दू अभी हिंदुस्तान में भी ज़्यादा ये समझा जाता है कि ये मुसलमानों की ज़बान है, पर ये उर्दू तो भी किसी रीजन को, मैंने सुबह भी ये कहा था और मैं बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करती हूँ कि ज़बान हमेशा किसी रीजन को बिलोंग करती है, ना कि किसी रिलीजन को। बिल्कुल बिल्कुल सही। पाकिस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं। आप मंटो की अगर बात करें, मंटो खुद घर पे पंजाबी बोलते थे, उर्दू में लिखते थे लेकिन पंजाबी बोलते थे। उन्हें कई बार पूछा भी गया कि आप पंजाबी में क्यों नहीं लिखते? कहते नहीं पंजाबी में लिखेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। अब वो नवाज़ जैसे थे, कितना सच और कितना मजाक करते थे बताना मुश्किल है। लेकिन तो मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत हिस्ट्री ने हमें प्रूफ कर दिया है कि ज़बान हमेशा रीजन की होती है। तो वो चीज़ हमें ज़्यादा क्लेम करनी है, बिल्कुल, कि आप इसे ज़बान को कम से कम रिलीजियस लाइन पे मत बांटिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मुझे बल्कि इस पर चंद लाइन्स याद आ गई ज़बान से ही मुताल्लिक़, क्योंकि जैसे आपने कहा किसी मज़हब की नहीं होती, उस ख़ित्ते की या उस रीजन की होती है। तो है ताज्जुब कि ये दुनिया ना समझ पाई है, भाषा हिंदू ना मुसलमान है ना ईसाई है ताज्जुब कि ये दुनिया ना समझ पाई है, भाषा हिंदू ना मुसलमान है ना ईसाई है। बात इतनी सी है ताबा कोई समझे तो सही, जिसने चाहा इसे ये उसकी ही कहलाई है। तो क्योंकि ज़बान के हवाले से यहाँ बात हो रही है, तो मैं आपसे जो एक सवाल मेरे जहन में काफ़ी वक्त से था, आपने मंटो की जो तस्वीरें देखी हैं, आप उनकी फैमिली के साथ जाके रहीं पाकिस्तान में, बहुत रिसर्च की, दोस्त अहबाब से सब पूछा, तो फ़िज़िकलिटी कवर हो गई, जहनियत में उतर गए उनके रहन सहन और कहानियों के हवाले से। मैंने बहुत कोशिश की इस चीज़ के लिए जब मैं तैयारी कर रही थी कि मुझे कहीं कुछ मंटो का बोला हुआ मिल जाए, कहीं नहीं मिला। तो आपने डायलेक्ट पे नवाज़ किस उससे काम किया, मतलब उनका लहजा क्या था, तलफ़्फ़ुज़ कैसा था, थ्रो, अदायगी, उस पे कैसे काम किया? हमने ज़्यादातर लय पे काम किया एक्चुअली। जो डायलॉग जो थे वो रिदम में होने चाहिए, एक लय होनी चाहिए उनकी डायलॉग्स की, मतलब सिंग सॉन्ग नहीं, एक मीटर होता है एक सेंटेंस का, उस पर ज़्यादा काम किया। जैसे हमारे एक टीचर थे, जब मैं ट्रेनिंग स्कूल में था, तो वो कहा करते थे कि बेसुरा माफ़ है लेकिन बेताला माफ़ नहीं है कभी भी। जिसके अंदर ताल नहीं है ना या लय नहीं है, वो चलते हुए भी बुरा लगेगा, इरिटेट करता है वो। तो उनकी जो गांठ थी वो उन्हें बांध लिया हमेशा के लिए। तो हमारी कोशिश यही थी कि मंटो के दौरान भी कि जो भी स्पीचेस हैं या जो भी डायलॉग्स हैं, उनको उसको मतलब सुनने में अच्छे लगे, वो इरिटेट ना करें, है ना। तो उस पर ज़्यादा काम किया, डायलॉग बाजी भी न लगे। तो ये बहुत बड़ा वो भी था, टफ टास्क था हमारे लिए कि वो डायलॉग बाजी भी न लगे, रियलिस्टिक भी लगे, और एट द सेम टाइम वो लय भी होनी चाहिए उनमें, मतलब बात को बात के अंदाज में कहा जाए, डायलॉग के नहीं। वही चीज़ मुझे बहुत तजस्सुस था कि कैसे उस पर कैसे काम किया, क्योंकि 80% 80 से भी ज़्यादा शायद डायलॉग सारे मंटो के जो लिखे हुए जो उनकी राइटिंग्स थे उसी से लिए गए थे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा फिक्शनल करने के लिए आपको बदलना भी पड़ता है, लेकिन बहुत कुछ इसमें जो है वो सारा उनकी कहानियों से, उनके खुसूस से, उनके दूसरे स्केचेस जो हैं उसी से लिए गए। तो ये जो आपकी मूवी है मंटो, इसका एग्जैक्ट जो ड्यूरेशन है वो क्या वक्फा है उसका? जब पहला ड्राफ्ट लिखा था तब तो 10 साल की कहानी थी। उन जो लोग जानते हैं मंटो के राइटिंग से वाकिफ़ हैं,
बू उनकी एक बहुत फेमस स्टोरी थी जिसके कोर्ट केस भी उस पर चला था और बहुत मज़ेदार कोर्ट केस था। उसमें इस्मत चुगताई और मंटो का एक डुअल ट्रायल था, उनका लिहाफ के लिए और मंटो का बू के लिए। तो 1942 से 52 की कहानी थी, पर वो एक 100 पार्ट मतलब टीवी सीरीज़ बन जाता, बहुत ज़्यादा मटेरियल था। तो धीरे धीरे छोटा होता गया और अब 4 साल की कहानी है, 1946 से 1950। और वो 4 साल मंटो की ज़िंदगी में भी और हम दोनों मुल्कों की ज़िंदगी में भी बहुत अहम थे। तो इस वजह से वो दौर लिया गया है। तो आपने वो 4 साल की जो कहानी दिखाई है वो ऑन स्क्रीन कितने घंटों में कवर की है? 112 मिनट। 112 मिनट। तो आपकी इस मूवी में आपने मंटो की कहानी दिखाई है, जाहिर सी बात है, जो वो ज़ाती तौर पे थे, और उनकी लिखी हुई कहानियाँ भी दिखाई हैं। जी, क्योंकि मुझे ये लगा कि उनकी ज़िंदगी के बारे में तो बता ही रहे हैं, लेकिन एक अच्छे, आप मानिए अगर कोई बहुत अच्छे गायक के बारे में हम फिल्म बनाएं और उनकी गायकी ना सुनाएं तो आप कैसे मानेंगे कि वो बहुत अच्छे गायक हैं? या किसी पेंटर के बारे में बताएं और उनके पेंटिंग्स ना दिखाएं। तो उसी तरह से मैं अगर आपको कह दूं कि मंटो तो बहुत एक कमाल के राइटर थे, बहुत सेंसिटिव राइटर थे, औरतों के लिए उनके लिए ख़ास उनके जहन में एक साज था, तो आप नहीं मानेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि उनकी कहानियों की कम से कम झलक मैं आपको दे दूँ, और उनके जो उनके अफसानों से वाकिफ़ हैं वो ये जानेंगे कि उन क्या फैक्ट था और क्या फिक्शन था, कई बार बताना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने वही थोड़ा एक मंटोएस्क अंदाज़ रखा है फिल्म का भी, कि मेन नैरेटिव में वो कहानियाँ कब आती हैं कब नहीं होती। कई बार आप कहानी में घुस जाते हैं और आपको पता नहीं चलता ये कहानी थी कि हम अभी मंटो की ज़िंदगी देख रहे हैं, पर जब तक आप बाहर निकलते हैं आपको पता चलता है कि अच्छा ये मंटो की कहानी थी। तो कोशिश की, आप लोग देखिए फिर बताइए कैसी लगी। आपको ज़्यादा मुश्किल कहाँ पेश आई, उनकी कहानी कितनी दिखाई जाए या उनकी लिखी हुई कहानी कौन सी दिखाई जाए, कौन सी छोड़ी जाए? तकरीबन 300 कहानियाँ हैं, तो बहुत आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं था, और मेरी कई ऐसी फेवरेट्स थी जो मैंने बहुत कोशिश की उसमें घुसाने की, लेकिन वो अगर नैरेटिव के साथ नहीं बैठ रही थी तो। पर स्क्रिप्ट, मैं कोई ट्रेन स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ, इसलिए मुझे उसका कोई ग्रामर नहीं आता। पर जब आपको कोई चीज़ नहीं आती तो वो आपको एक तरह से फ्री भी कर देती है, क्योंकि आप उसमें बंध के कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती। तो आपको जो इंस्टिंक्टिवली लगता है कि हाँ ये कहानी इसमें अच्छे से आ रही है या ये मैं वाक़या डालना चाहती हूँ, क्योंकि आप ज़्यादातर ये फिल्म ऐसे लोगों को दिखाई जाएगी जिन्होंने शायद कभी मंटो का नाम भी नहीं सुना। जी, बहुत कम लोग हैं जो मंटो के बहुत एक्सपर्ट्स हैं, जानकार हैं, वो ज़रूर कहेंगे कि आपने हतक कैसे नहीं दिखाई, या आप मोहम्मद भाई जैसे कैरेक्टर को कैसे नहीं लाए, और आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। क्योंकि मंटो की छोटी सी ज़िंदगी, वो 42 साल में गुजर गए, लेकिन उस छोटी सी ज़िंदगी में उनका फिल्म इंडस्ट्री से भी कनेक्शन था, उनका प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में भी एक बहुत अहम उनका रोल था। फिर वो किस तरह से लाहौर गए, क्या वजह थी, तो हर चीज़ कि मतलब उस एक एस्पेक्ट पे हम पूरी फिल्म बना सकते हैं। तो इसलिए मुश्किल तो था, पर मुझे लगता है काफ़ी ऑर्गेनिकली वो एक ड्राफ्ट से दूसरे ड्राफ्ट, 10 ड्राफ्ट्स मैंने लिखे, और उर्दू मेरी ज़बान नहीं है तो मैंने कई लोगों की इसमें मदद भी ली, बहुत लोगों ने मुझे मदद किया है इसमें। ऐसे भी लोग जिनसे मैं कभी मिली नहीं, एक सईद साहब थे पाकिस्तान में, उन्होंने ऐसे ईमेल लिख दिया, मैंने उनको जवाब भी दे दिया, और 2 साल तक हम मिले भी नहीं। पर वो सईद साहब मेरे गो टू पर्सन थे। रात को भी शूट के दौरान अगर कुछ होता था तो मैं पूछती थी, सईद साहब किशन चंदर ऐसे करते होंगे क्या, अहमद नदीम कासमी जो वहाँ के जो राइटर हैं उन्होंने ऐसे ये किया होगा। तो बहुत मुझे मंटो की वजह से बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, क्योंकि जो मंटोयत वाले लोग वो अपने आप खिंचे चले आए, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी देन है। तो नवाज़, आपके हर मूवी में जो एक अंदाज़ होता है डायलॉग्स का, आप माशाल्लाह अपनी आवाज़ से तो जो कहते हैं वो कहते हैं, अपनी आँखों से बहुत ज़्यादा कह देते हैं। तो फ़िलहाल मैं कोई ऐसा डायलॉग आपसे सुनना चाहूँगी जो आपने डिलीवर किया मंटो में, किसी वजह से आपका ख़ास हो या वो सीन ख़ास रहा हो जिसमें वो बात कही गई, तो कुछ सुना दें। बहुत लोग बहुत बेताब हैं आपको सुनने के लिए बतौर मंटो। आंखों से बोल दिया मैंने। कौन सा डायलॉग है? एक डायलॉग है जो बहुत मुझे पसंद है। मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से है ही नंगी, उन्हें कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं, दर्जी का है।
मैं काली तख्ती पर सफ़ेद चौक इस्तेमाल करता हूँ ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। वाह वाह। तो इस तरह के बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो बहुत ही अभी वो बाद में जब गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 आएगी तब हम इनसे गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 के डायलॉग सुनेंगे। अभी हम क्योंकि मंटो के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम मंटो की ही बातें करेंगे। और मंटो जैसे रोल मॉडल्स हों और गैंगस्टर कम हो तो शायद तो ज़्यादा बेहतर है हमारे हमारे समाज में शायद कोई बेहतरी आए।